हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, और हम नवंबर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब हम आते हैं नवंबर के सेकंड पार्ट पे। और किसी भी मंथ के हम टोटल 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो हमें लग रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी नोट पे हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा होने वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है, सो चलो ये शुरू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स गोटमार फेस्टिवल, बागवाल फेस्टिवल एंड बुधामाल फेस्टिवल। ये जो है ये तीनों कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये मैच करने हैं। सबसे पहले गोटमार फेस्टिवल। ठीक है, गोटमार फेस्टिवल को जो है वो है एमपी में ही मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। सेकेंड है बागवाल फेस्टिवल। बागवाल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बागवाल फेस्टिवल भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन पे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन पे मनाया जाता है। ठीक है, ये रक्षाबंधन पे मनाया जाता है। और 2013 में इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया। इसमें कुछ स्टोन पेल्टिंग होती थी, तो अब उसकी जगह स्टोन पेल्टिंग की जगह अब फ्लावर पेल्टिंग होती है। ठीक है, फ्लावर्स को फेंका जाता है, ना कि स्टोन्स को फेंका जाता है। ठीक है, बागवाल फेस्टिवल में हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। ठीक है, इसके बाद है बुधामाल फेस्टिवल। बुधामाल फेस्टिवल पहले भी आ चुका है। बुधामाल फेस्टिवल शायद लास्ट लेक्चर में पहले भी आ चुका है। ये झारखंड में नहीं है। बुधामाल फेस्टिवल कहाँ पे? असम में। असम में भी कहाँ पे? गुवाहाटी में। असम में भी कहाँ पे? गुवाहाटी में। और कब होता है ये? असम में भी कहाँ पे? गुवाहाटी में। और कब होता है? हर 5 साल बाद होता है। एवरी 5 ईयर्स के बाद होता है। पीपल यहाँ क्या करते हैं? अपने अच्छे के लिए प्रे करते हैं, गुड हार्वेस्ट के लिए प्रे करते हैं। मतलब जब भी उनका गुड हार्वेस्ट होता है ना, तो उसके लिए प्रे करते हैं। ये तो बुधामाल फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना। ठीक है, हर एक चैप्टर में हम बहुत सारे ही फेस्टिवल कराते जा रहे हैं, तो उसको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाती है हमारी रॉन्ग, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, सैलिनिटी ग्रेडियंट पाउडर इज द एनर्जी क्रिएटेड फ्रॉम द डिफरेंस इन द सोल्ट कंसंट्रेशन बिटवीन टू फ्लूइड्स। सैलिनिटी जो ग्रेडियंट है, सैलिनिटी ग्रेडियंट पाउडर वो एक एनर्जी है जो क्रिएट होती है सोल्ट कंसंट्रेशन से बिटवीन टू फ्लूइड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सैलिनिटी ग्रेडियंट वही है कि जब सोल्ट की कंसंट्रेशन दो फ्लूइड्स में अलग अलग होती है, तो उसके कारण ग्रेडियंट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं सैलिनिटी ग्रेडियंट। ऐसा ही होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट का। जब दो जगह पे प्रेशर हमारा अलग अलग होता है, कहीं हाई होता है कहीं लो होता है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है, टू फ्लूइड्स के बीच में या फिर टू एयर मासेस के बीच में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। सेकंड सॉरी, ठीक है, ये हो गया। सेकंड है प्रेशर रिटार्डेड ओस्मोसिस। प्रेशर रिटार्डेड ओस्मोसिस क्या होती है? यूजेस ए मेम्ब्रेन टू सेपरेट ए कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द फ्रेश वाटर। रिटार्डेड प्रेशर ओस्मोसिस, रिटार्डेड प्रेशर ओस्मोसिस होता है कि मतलब उसको इधर से उधर हो जाना। रिटार्डेड मतलब हमने रोक दिया है, मतलब एक मेम्ब्रेन लगा के हमने उस प्रेशर को इधर कम या ज़्यादा होने से रोक दिया है, जो जितना उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। ये भी स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने सुना भी होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा सी। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं? देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, वेरिएबल्स, हेल्थ, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर। देखो, होने को इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, और साइंस एंड टेक की एप्लीकेशन किसी भी चीज़ में आ सकते हैं। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी मतलब ये नहीं बोल सकते कि वहाँ नहीं आ सकती। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी। ठीक है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हर एक चीज़ आ जाती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सीरो सर्विलियंस। सीरो सर्विलियंस के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? फर्स्ट है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द मेजरिंग population's immunity level. Second, it provides estimates of infectious virus in the body. थर्ड है, इट इज़ सीन एज द वे टू प्रिवेंट फर्दर स्पाइक इन इन्फेक्शन। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स इसमें दे रखे हैं। सबसे पहले जो सीरो सर्विलेंस है ना, उसमें जो हमें पता चलता है वो पता चलता है अबाउट द एंटीबॉडी लेवल इन द बॉडी। एंटीबॉडी लेवल
इन बॉडी में हमारा कितना एंटीबॉडी का लेवल है उसका हमें पता चलता है किससे, सीरो सर्विलेंस से। जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रखी है कि इट प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ इन्फेक्शियस वायरस इन दी बॉडी। वायरस का हमें नहीं पता चलता, जब बीमारी हो जाती है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है तो उन एंटीबॉडीज़ का हमें पता चलता है, ठीक है। और यस, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा पास्ट में कितना इन्फेक्शन हुआ है और हमारे बॉडी में कितनी इम्यूनिटी आई है उसको रिप्रेजेंट करती है ये, ठीक है। और यस, ये बताती है कि कितने में मतलब इम्यूनिटी लेवल आया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें बताती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द मेजरिंग पॉपुलेशन इम्यूनिटी लेवल। यस, इम्यूनिटी लेवल को ये मेजर करती है। थर्ड है, इट इज़ सीन एज द वे टू प्रिवेंट फर्दर स्पाइक इन इन्फेक्शन। यस, हमें पता चल जाएगा कि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है तो उसके बाद और क्या होगा, मतलब और कितना फैलेगा, ठीक है, और नहीं फैलेगा। अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो कोई भी एपिडेमिक ज़्यादा फैल सकता है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें बोला है सेकंड स्टेटमेंट कि कौन से इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट तो फर्स्ट एंड थर्ड तो सही है, तो जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है, तो जो केवल और केवल सेकंड जो है हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। आंसर आ जाता है हमारा ए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पे। कावासाकी डिजीज़ के बारे में हमें बताना है। कावासाकी डिजीज़ क्या होती है? फर्स्ट, इट कोज स्वेलिंग इन दी वॉल्स ऑफ मीडियम साइज आर्टरीज थ्रू आउट दी बॉडी। ये जो है ये स्वेलिंग कर देती है हमारी जो मीडियम साइज आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स पर, बिल्कुल ये बिल्कुल यही है कावासाकी डिजीज़, यही है, ठीक है। इट प्राइमरली अफेक्ट्स दी एडल्ट्स। एक चीज़ याद रखना, ये जो है ये मेनली अफेक्ट करती है जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं, ठीक है। एडल्ट्स को ये इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, ये किसको करती है? जो 5 ईयर्स ऑफ एज से बिलो होते हैं चिल्ड्रन, उनको अफेक्ट करती है ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट हमारी करेक्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी करेक्ट होगी, तो क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, तो आंसर आ गया हमारा ए, ठीक है। आंसर आ गया हमारा ए। मेनली देखो ये इसको और मतलब ये क्या होती है? एक्यूट फेब्राइल इलनेस ऑफ अननोन इटियोलॉजी, मतलब ब्लड वेसल्स में अननोन तरीके से फैब्रिक मतलब बन जाता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसमें फूल जाती हैं और मतलब हमेशा फुल्ली रहती है यंग चिल्ड्रन में, ठीक है। और मतलब ये लीडिंग कोज है हार्ट अटैक का भी, ठीक है। हार्ट डिजीज़ भी इससे हो सकती है, मतलब ठीक है ना। अगर ब्लड वेसल्स फूलेंगी तो वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड पंप अगर हमारा हार्ट नहीं कर पाएगा तो हार्ट डिजीज़ होने लगेंगी, ठीक है। कोई इसका मतलब ये कोई एग्जैक्ट कोज नहीं है इस बीमारी का, ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट कोज नहीं है। इसको कावासाकी डिजीज़ और कावासाकी सिंड्रोम भी कहा जाता है। समटाइम्स इट मे बी लिंक टू जीन्स, वायरस और बैक्टीरिया, वी डोंट नो अबाउट दिस ओरिजिन, ठीक है। और प्रोबेबली क्या है ये कंटेजियस नहीं है, ठीक है, मतलब शायद अभी तक जितना पता चला है कि ये कंटेजियस नहीं है, प्रोबेबली नॉट कंटेजियस, ठीक है। अभी ये फैलती नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, प्रोबेबली ये कॉन्टेजियस नहीं है, ठीक है। और ये किसी भी कम्युनिटी में क्लस्टर्स में पाई जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हो गए हमारी करेक्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कोएनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमें बताना है। कोएनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। दे आर फ्री लिविंग यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ये जो होते हैं फ्री लिविंग यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। सेकेंड है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये जो है ये क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव हैं एनिमल के। देखो सबसे पहले जो कोएनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते, ये होते हैं हमारे यूकैरियोट्स। ये क्या होते हैं? हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहली स्टेटमेंट हो जाती है वो हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड, दे आर कंसिडर्ड टू बी द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ही अभी हिंदू में भी आई हुई थी, ठीक है। तो ये जो है माने जाते हैं सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव एनिमल्स के। एक और इनकी जो खासियत है वो है कि इनमें जो है फ्लैजिलेट्स होते हैं ये कोलर्ड होते हैं, ये कोलर्ड फ्लैजिलेट्स होते हैं, मतलब फनल शेप्ड होते हैं ये, और जिसमें कि इंटरकनेक्टेड विलाई होती हैं। क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड विलाई होती हैं एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम, एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिला के बेस पे इंटरकनेक्टेड विलाई होती हैं, वो होती है फनल शेप, ठीक है। कोलर्ड फ्लैजिलेट्स भी इनको बोला जाता है। कोलर्ड फ्लैजिलेट्स अगर नाम आ जाए वो भी क्या है? कोएनोफ्लैजिलेट्स ही हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यूकैरियोट हैं और अर्लीस्ट लिविंग क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है एनिमल्स के। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, हमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट तो ओनली बी है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में हमें बताना है। सोलर ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। सोलर ऑर्बिटर मिशन सबसे पहले इट्स प्राइमरी मिशन इज टू एग्जामिन द सन्स पोलर रीजन एंड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ सोलर विंड। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि सन के पोलर रीजन्स पे जाना और सोलर विंड को ओरिजिनेट करना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सोलर ऑर्बिटर मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही है कि सन के पोलर रीजन पे उसको जाना है और जो कि सोलर विंड्स हैं उनके ओरिजिन को हमें समझना है, ठीक है, कि सोलर विंड्स बनती कैसे हैं। सेकेंड है, इट इज़ ए कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड जाक्सा, मतलब जो यूएसए की कंपनी
स्पेस एजेंसी है और ये जापान की। देखो सबसे पहले ये जो है ये कोलैबोरेशन इसका नहीं है, नासा का तो है, मतलब नासा तो है लेकिन जाक्सा नहीं है, इसमें है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये कोलैबोरेशन है। येस 2020 में लॉन्च हुआ है, लेकिन ये नासा और जाक्सा का नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी सही। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी सही। देखो ठीक है, तो आपको ये पता चल गया किसने इसको किसने लॉन्च किया, नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको लॉन्च किया। ठीक है, और वीनस क्या करेगा? देखो ये जो इसमें जो ये जो स्पेसक्राफ्ट है, सॉरी वीनस बोल रही हूँ, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये वीनस और अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको यूज़ करेगा अपने आप को स्विंग करने के लिए इक्लिप्टिकल प्लेन में। ठीक है, टू स्विंग इटसेल्फ इन इक्लिप्टिकल प्लेन। ठीक है, ये वीनस और अर्थ की ग्रेविटी को यूज़ करेगा वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, और कितने साल का है? अब बोलो 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, तो ये है 7 ईयर मिशन। ठीक है, 7 ईयर्स का मिशन है और सबसे पहला मिशन है जो हमें सन के नॉर्थ और साउथ पोल के इमेजेस देगा, ये भी याद रखना। ठीक है, फर्स्ट मिशन है जो हमें इमेजेस देगा सन के नॉर्थ एंड साउथ पोल की। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की जो हमें इमेजेस देगा वो है हमारा फर्स्ट मिशन। ठीक है, और देखो एक और चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये फॉलो कर रहा है किसको? एक और सबसे इससे पहले स्पेसक्राफ्ट गया था, उलाइसिस स्पेसक्राफ्ट गया था हमारे स्पेस में। ठीक है, उलाइसिस स्पेसक्राफ्ट ये भी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलके ही भेजा था 1990 में। ठीक है, उसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सा? सोलर ऑर्बिटर मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, और इसमें जो कितने साल का है? 7 ईयर्स का है और पहला मिशन है जो सन के नॉर्थ और साउथ पोल की हमें इमेजेस भेजेगा। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब बोलोगे कि ये तो हो गया हमारा सोलर ऑर्बिटर मिशन कि हमारा एक सोलर मिशन जो कहीं गया है। ठीक है, तो अदर सोलर मिशन भी है क्या कोई? तो देखो इसके नोट्स ही बना लेते हैं अगर, हाँ देखें तो इसको देख लेते हैं कि हमारे अदर सोलर मिशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, अदर हमारे जो सोलर मिशंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हम अपने अदर सोलर मिशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है पार्कर सोलर प्रोब और एक है पॉइनर मिशन, एक है लिविंग विद अ स्टार। ये सारे मिशंस हैं। ठीक है, सनराइज मिशन, एक है हेलियोस 2। ठीक है, ये जो सारे मिशंस हैं, ये सारे मिशंस इन सबको नासा ने भेजा है। इन सबको किसने भेजा है? नासा ने भेजा है। ये सारे क्या हैं? सोलर मिशन है। ये तो आपको पता चल गया होगा। पार्कर सोलर प्रोब, पॉइनर मिशन, लिविंग विद स्टार, सनराइज मिशन और हेलियोस 2 सारे नासा ने भेजे हुए हैं। और कहाँ गए हुए हैं? इस पे गए हुए हैं, सन पे गए हुए हैं। ठीक है, अब कोई और इंडिया ने भी, अब आपको पता होगा इंडिया का भी अभी एक शेड्यूल्ड है आदित्य L1 मिशन। ये हमारे इसरो का ये भी शेड्यूल्ड है। अभी जब साइंस टेक का होगा तो उसमें बड़े ही अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो ये आदित्य L1 मिशन हमारे इसरो का, ये सारे सोलर मिशन हैं। तो क्या आपको चीज़ समझ में आ गई? तो ये अदर सोलर मिशन हैं और ये है हमारा सोलर ऑर्बिटर मिशन। ये आपको पता ही चल गया, इसको भेजा है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? सारी चीज़ समझ में आ गई कि इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे कि कौन सी जो कमेटी थी वो बनी थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। कौन सी कमेटी जो थी हमारी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनी थी? देखो पहले ना इसमें एलिमिनेशन मेथड से इसको करना सीखो। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी, देखो इसमें है पीजे नायक कमेटी, रघुराम राजन, सवर्ण सिंह, दिनेश गोस्वामी एंड नरसिम्हन। देखो आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि जो फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से, किस कमेटी ने रिकमेंड की थी? वो की थी सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने। इसका मतलब बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए तो वो नहीं है, वो किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। तो जिसमें थर्ड होगा वो तो आप कट कर दोगे। ठीक है, जिसमें थर्ड हुआ वो हमने कट कर दिया, तो एक ऑप्शन तो कम से कम हमारा कट हुआ। उसके बाद कोई कमेटी आपने पढ़ी है? यस आपने पढ़ी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी भी आपने पढ़ी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी किस में पढ़ी है? दिनेश गोस्वामी पढ़ी है आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। किसमें पढ़ी है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। ठीक है, आप जाके देखना लक्ष्मीकांत खोल के, तो आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दिनेश गोस्वामी कमेटी पढ़ी है। ठीक है, तो जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी कट हो जाती है। तो इससे देखो आपका क्या हो गया, आपका 50-50 के चांस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि पीजे नायक कमेटी। देखो मैंने पीजे नायक कमेटी के बारे में भी आपको बताया हुआ है, अभी आपको याद हो नहीं हो,
मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। पीजे नायक कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने रिकमेंड किया है प्राइवेटाइजेशन कि जो गवर्नमेंट है उसका जो शेयर है 50% से भी कम कर देना चाहिए, 50% से भी कम कर देना चाहिए गवर्नमेंट को जो अपना शेयर है गवर्नमेंट कंपनीज से, ठीक है। तो ये पीजे नायक कमेटी के बारे में भी बताया था। नरसिम्हन कमेटी के बारे में भी बताया था कि नरसिम्हन जो थे उन्होंने कहा था कि बिलो 33% कर देना चाहिए जो शेयर है गवर्नमेंट को अपना। तो ये दोनों ही तो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए हैं, 1 और 5 तो हैं ही। तो याद रखना, रघुराम राजन तो हमारे आरबीआई के गवर्नर ही थे, तो उन्होंने भी बैंकिंग, अगर कमेटी बैठी थी तो बैंकिंग के लिए ही बैठी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ए। तो आंसर हो जाता है हमारा ए। पीजे नायक कमेटी प्राइवेटाइजेशन के लिए बैठी, नरसिम्हन कमेटी इसके प्राइवेटाइजेशन के लिए भी बैठी थी और बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए भी बैठी थी। रघुराम राजन कमेटी भी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बैठी, और सरदार सवरण सिंह जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए बैठी, ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। दिनेश गोस्वामी जो थी हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। हर चीज़ समझ में आ गई, आंसर आ गया हमारा ए, ठीक है। आंसर आ गया हमारा ए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द भारत बॉन्ड ईटीएफ, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज ए बास्केट ऑफ बॉन्ड इशूड बाय सेबी। ये जो बास्केट ऑफ बॉन्ड है जिसको सेबी जो वो करता है, इशू करता है, ठीक है। इसको जो है कौन इशू करता है? सेबी इशू करता है। तो इसमें याद रखना कि जो इसको है ना सेबी इशू नहीं करता है, जो इसको इशू करते हैं वो होता है कौन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो भी इंडेक्स्ड जो वो होते हैं वो इसको इशू करता है, तो इसको सेबी इशू नहीं करता है, ठीक है। अभी नया ये जो है इंडिया का फर्स्ट कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ है भारत बॉन्ड ईटीएफ, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ये क्या होता है? बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसे होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ऐसे ये होता है, बस इसमें क्या होता है? ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, वही बोल रखा है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड हो सके वो फंड, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन ये हमारे जो उसमें स्टॉक मार्केट में हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है द भारत बॉन्ड आर नॉन ट्रेडेबल ऑन सेकेंडरी मार्केट। ये होता है, भारत बॉन्ड होंगे ट्रेड, म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड है द वैल्यू ऑफ ईटीएफ कम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन एसेट। यस, ईटीएफ में क्या होता है ना, इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में होता है कि पहले ही एसेट डिटरमाइन कर दिए जाते हैं, प्री डिटरमाइंड एसेट्स होते हैं, जिसमें जो है वो जो है ये जो शेयर्स हैं वो डाले जाते हैं, ठीक है। प्री डिटरमाइंड एसेट्स में, प्री डिटरमाइंड एसेट्स में जो ये हैं ये डाले जाते हैं, ठीक है। पैसा इनका जो ईटीएफ का पैसा है वो प्री डिटरमाइंड एसेट्स में ही डाला जाता है, और 99% जो ये पैसा है ये इंडेक्स्ड उसमें डाला जाता है, जैसे कि हो गया निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, मेनली इनमें ही ये पैसा डाला जाता है, या फिर पहले ही किसी एक कंपनी का शेयर देख लेते हैं उसी में ये पैसा डाला जाता है। इनका कोई फंड मैनेजर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इनका कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। क्यों नहीं होता इनका कोई फंड मैनेजर? क्योंकि इतना ज़्यादा पहले ही डिटरमाइन होता है कि हमें कहाँ पैसे लगाने हैं, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना फंड मैनेजर को कि आपको किस कंपनी में लगाने हैं, कहाँ नुकसान होगा कहाँ नहीं होगा, पहले ही डिटरमाइन होता है कि हम इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है। और इसमें ना एक और चीज़, अभी भारत बॉन्ड ईटीएफ में गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें जो मिनिमम यूनिट साइज है वो 1000 रुपये कर दिया है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकें इसमें। इसका जो मिनिमम जो यूनिट साइज़ है वो कर दिया है ₹1000, ताकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। मेनली इसको कंस्ट्रक्ट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब निफ्टी, ठीक है। मेनली ये इसकी जो वैल्यू है वो नेट एसेट वैल्यू जो अंडरलाइन एसेट्स की होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको हमने बता दिया, ठीक है। और मेनली इसमें जो इन्वेस्टर, इनमें जो भी लोग होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? A+ रेटिंग वाली कंपनीज़ में, जहाँ जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी होती है उसमें ये वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि बाद में कोई भी वो ना हो। और ये जो भारत बॉन्ड ईटीएफ है ये 2 स्कीम्स में लाया गया, 3 इयर्स और 10 ईयर्स, 3 इयर्स और 7 इयर्स के उसमें लाया गया ये। मतलब इसकी फिक्स मैच्योरिटी देता है, या तो 3 साल में के बाद ये मैच्योर होगा या 10 साल के बाद ये मैच्योर होगा, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं होती। और एक और चीज़ याद रखना, जो कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, इनकी वैल्यू पूरा दिन फ्लक्चुएट करती रहती है। ये भी आता है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में होता है कि इनकी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है पूरा दिन, ठीक है। इनकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करती रहती है पूरा दिन, लेकिन म्यूचुअल फंड की वैल्यू केवल दिन में एक ही बार चेंज होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में केवल एक ही बार इन्वेस्ट होता है, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप बार सेकेंडरी मार्केट में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है पूरा दिन फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में हो गया। इसमें बोला था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है, ओनली 3 स्टेटमेंट, मतलब थर्ड स्टेटमेंट। तो आंसर आ गया हमारा ए, आंसर आ गया हमारा ए। देखो एक और चीज़ आपने सुनी होगी, भारत 22, ये भी हमारे बॉन्ड्स ही, ये भी जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही हैं, जो कि 22 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। भारत 22 आपने सुना होगा, भारत
22, इसमें 22 कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं इसमें जिसमें इन्वेस्ट होएगा। एक और स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसमें केवल और केवल जो है गवर्नमेंट कंपनियां होंगी, ठीक है, 12 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होंगी, इसमें कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं होंगी और ओनली शेयर्स में इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, ओनली शेयर्स में इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ये चीज़ कुछ कुछ याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में बताना है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फर्स्ट, स्पेशल कोर्ट्स हैव सेट अप इन द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रायल्स के ऑफेंस, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस के ट्रायल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है, और एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने जो है अलग स्पेशल कोर्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेटअप किए हैं। Second, that the central government may enter into an agreement with the government of any country outside India for exchange of information to prevent money laundering activities। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट भी कर सकती है कि हमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है। थर्ड है, द एक्ट कास्ट एन ऑब्लिगेशन अपॉन द बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएटरीज टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज टू द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो एक्ट है वो ऑब्लिगेट करता है हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो फाइनेंशियल सेक्टर है कि आपको अगर किसी चीज़ पे शक है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है तो आपको वो चीज़ गवर्नमेंट को बतानी होगी, ठीक है, आपको वो चीज़ गवर्नमेंट को बतानी होगी। जो तो इसमें तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना कि मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले आपको क्या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ठीक है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में वो करने की प्रोसेस। और जो ये एक्ट था ये कब लागू हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था? 2005 में इन्फोर्स हुआ था। और याद रखना इसमें जो है गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट कर सकती है, गवर्नमेंट जो है कॉन्फिस्केट कर सकती है आपकी प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 3 टाइम्स अमेंड हुआ है। अभी तक जो ये एक्ट है वो 3 टाइम्स अमेंड हुआ। कब कब? 2 बार तो 2009 में, 2 बार तो 2009 में और 1 बार 2012 में, ठीक है। 3 बार ये जो है वो अमेंड हो चुका है ये वाला कानून, ठीक है। और याद रखना इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड के साथ लाई करता है। मतलब अगर आप फंस गए तो आपको ही बताना होगा कि मैंने ये ब्लैक मनी जो है, जो भी मनी है ये ब्लैक तरीके से कमाई है कि वाइट तरीके से कमाई है, ठीक है, गलत तरीके से कमाई है कि सही तरीके से कमाई है, ठीक है। और इसके ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कौन करता है? इन्वेस्ट करता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके ऑफेंसेस को वो करता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट आपको पता होगा किसमें है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ये जो है पीएमएलए को तो करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को भी ये करता है, 1999 में जो आया था, ठीक है, उसको भी यही रेगुलेट करता है, उसके केसेस को भी यही देखता है। और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस को भी यही देखता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, एक और नेशनल एजेंसी इसमें बनाई गई है, एक और नेशनल एजेंसी इसमें बनाई गई है जिसको बोलते हैं FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये नेशनल एजेंसी है जो रिसीव करेगी, प्रोसेस करेगी, एनालाइज करेगी, डिससेमिनेट करेगी इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमारे सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उनको, ठीक है। ये क्या है? हमारी नेशनल एजेंसी, इसी के अंडर बनाई गई है, नेशनल एजेंसी बनाई गई है इसके अंडर, जो हर सस्पेक्टेड जो हमारे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हर चीज़ करेगी, ये प्रोसेस भी करेगी, एनालाइज, हर चीज़ यही करेगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप किस किस एक्ट के अंडर है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा सकते हो, किस किस एक्ट के अंदर? तो याद रखना बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंडर लग सकता है, मतलब IPC हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, नारकोटिक्स, एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट्स, ट्रेड वर्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी इसमें केसेस लिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट, अभी जो मैंने बोला उनको लिख लेना, ठीक है। अभी यहाँ लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, आप इसी सारी जो मैंने अभी बोली है उन सारों को एक लिस्ट बनाना और लिख लेना, और उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी लिख लेना कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो केसेस आते हैं उनके लिए भी लग सकता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, ठीक है, आ जाते हैं 61 पे, ठीक है। एन इंडियन कंपनी इन विच मोर देन 50% शेयर इज हेल्ड बाय फॉरेन एंटिटी कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ठीक है। एक इंडियन कंपनी जिसमें जो फॉरेन शेयर है वो 50% से ज़्यादा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड है द कंट्रीब्यूशन मेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज बाय एन इंडियन कंपनी इन विच मोर देन 50% शेयर इज हेल्ड बाय फॉरेन एंटिटी हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्क्रूटनी फ्रॉम 1976
1976 ऑनवर्ड, सॉरी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर वाली कंपनीज भी अभी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है कि 1976 से के बाद वाली सारी जितने भी फॉरेन एंटिटी हैं 50% शेयर ज़्यादा ले लिया वो इंडिया में कंट्रीब्यूट, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये इसका स्टेटमेंट हो जाता है बी आंसर। मेन क्या है इसमें, कौन से एक्ट में चेंज किया था? जो हमारा है ना फाइनेंस एक्ट है ना, फाइनेंस एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग उसमें भी चेंज किए गए। और जो हमारा FCRA था ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2016, उसमें चेंज किया गया। उसमें क्या चेंज किया गया? रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट से चेंज किया गया कि पहले क्या होता था ना, पहले कि 50% से अगर किसी का ज़्यादा शेयर है किसी फॉरेन एंटिटी का तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी, ठीक है। ये पहले सही था, ठीक है, ये पहले सही था। जो 50% से ज़्यादा कोई फॉरेन कंपनी के शेयर होते थे तो उसको बोला जाता था फॉरेन सोर्स, उसको बोला जाता था, उसको बोला जाता था फॉरेन सोर्स। और फॉरेन सोर्स जो था वो FCRA को वोलेट करता था, इसलिए वो प्रोहिबिट था, ठीक है। मतलब वो उसको मनाई थी, ठीक है, उसको मनाई थी, वो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन 2016 में क्या हुआ? 2016 में क्या हुआ? इसको फॉरेन सोर्स मानने से मना कर दिया कि नहीं, जो 50% से अगर किसी का ज़्यादा शेयर है फॉरेन एंटिटी का हमारी इंडियन कंपनी में तो उसको फॉरेन सोर्स नहीं मानेंगे, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इंडिया में, ठीक है। और मेन चीज़ है क्या, 2016 में जब ये अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट में, जब ये 2016 में वो लाया गया अमेंडमेंट, तो क्या बोला गया कि 2010 के बाद जितने भी दिया होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। मतलब 50% से ज़्यादा शेयर वाली कंपनीज ने अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो सही है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब उसको ब्लैक मनी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो सही है। लेकिन फाइनेंस वो क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट 2018, मतलब इसमें फिर से आया ये फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट फिर से किया गया। क्या बोला गया कि 1976 के बाद जितने भी कंट्रीब्यूशन किए होंगे वो सारे पॉजिटिव हैं। मतलब अपने ब्लैक मनी को छुपाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे को इतने पैसे दिए हैं, मतलब चलो ये गलत बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपको पता चल गया। फाइनेंस एक्ट में 2 बार रेगुलेशन हुआ, एक बार 2010 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको लागू किया गया और फिर 1976 से किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या हो गया समझ में, पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, अब जो है वो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। इंडियन फेडरलिज्म के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंडियन फेडरलिज्म के बारे में, The Constitution of India treats all states equally without providing special provisions for any of the states in India। तो एक चीज़ याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन सब स्टेट्स को इक्वल तो ट्रीट करता है, लेकिन हाँ कुछ को स्पेशल प्रोविजंस भी देता है, आपको पता ही होगा। आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक जो ये हैं, ये सारे क्या हैं, 371 से 370 जे तक क्या है, ये स्पेशली तो प्रोविजंस है इन स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट जो मेनली स्टेट्स हैं। देखो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, मैंने एक दिन एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने की कि 371 आर्टिकल को हम कैसे याद कर सकते हैं। क्या किसी को याद है वो ट्रिक? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आप एक बार फिर से याद आ जाए। इसको मैंने बताई थी नाम, ठीक है, ए डबल लिख लेना यहाँ पे, नाम समीर जी के याद करो, ठीक है। याद करो का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही मैंने बना दिया है, ठीक है। नाम समीर जी के याद करो, ठीक है। सबसे पहले एन से है नागालैंड, यहाँ पे डालते जाना 371 A B C D E F G H I J, मतलब ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे कर लेना। MI नहीं है, ये 2 ही हैं, ये एक ही है, FG है, ये H है, ये I है और ये G है, ठीक है। ये है नागालैंड, ये है असम, ये 2, ये है ये कौन सा है, MI मिज़ोरम, तो ये हो गया मणिपुर। ये AA याद रखना, ये आंध्रा है, 2 आंध्रा हैं, ठीक है। ये सिक्किम है, ये मिज़ोरम है, ये AR से क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, G से क्या है, गोवा है, K से क्या है, कर्नाटका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक याद कर लेना, डायरेक्ट मतलब पूरे उसकी है, ठीक है। 371 से A से लेके J तक की है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी गलत कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट को स्पेशल प्रोविजन नहीं देता है, ठीक है। सेकंड है टू डील विद द इश्यूज अमंग द स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या आपने कोई टर्म सुनी है कभी इंडिया में, फेडरल काउंसिल ऑफ इंडिया? फेडरल काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टर्म ही नहीं सुनी है, तो कोई मतलब कोई बॉडी ही नहीं है इंडिया में, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या, इसमें पूछा कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी नहीं है, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। ब्रू एंड रियांग रिफ्यूजीज के बारे में हमें बताना है। ब्रू एंड रियांग रिफ्यूजीज के बारे में हमें बताना है। ब्रू एंड रियांग, अच्छा कई स्टेटमेंट्स हैं। ब्रू एंड रियांग आर स्प्रेड अक्रॉस त्रिपुरा, मिजोरम एंड पार्ट्स ऑफ साउदर्न असम। जो ये हैं ये यहाँ पे फैले हुए हैं,
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ये हैं ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम में तीनों फैले हुए हैं ब्रू रियांग रिफ्यूजी। अभी कितना ज़्यादा इनका वो चल रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सेकंड है द ब्रू रियांग हैव बीन कैटेगराइज्ड एज पीवीटीजीज ऑफ मिजोरम। एक चीज़ याद रखना कि जो ब्रू रियांग रिफ्यूजीज है ना वो पीवीटीजीज तो हैं, लेकिन कहाँ के हैं, मिजोरम के नहीं है। ये त्रिपुरा में इनको पीवीटीजीज माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है इसको, त्रिपुरा में पीवीटीसीज माना जाता है, ब्रू रियांग रिफ्यूजीज को मिजोरम में नहीं माना जाता। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। हम देख लेते हैं सेकंड रॉन्ग कहाँ कहाँ है। सेकंड रॉन्ग आते ही डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी, डायरेक्ट आ जाता है हमारा आंसर सी। उसके बाद है ब्रू रियांग हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। इनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना डायलेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है ब्रू रियांग इज वन ऑफ दिस शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की एसटी में भी आते हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ याद रखना, अभी आपको पीवीटीजीज के बारे में 2-3 बार बता चुकी हूँ। मतलब एक चीज़ याद रखना, जो ब्रू रियांग रिफ्यूजीज है ना ये ओनली रिफ्यूजीज है त्रिपुरा की ओनली रिफ्यूजी है ये। पीवीटीजीज है, सॉरी, ओनली पीवीटीजी है त्रिपुरा की। टोटल पीवीटीजीज कितनी है 75, जिसमें से 13 कहाँ पे थी, हमने एक दिन पढ़ा था उड़ीसा में 13 की 13 पढ़ी थी कि कौन कौन सी है। ठीक है, उड़ीसा में कितनी थी 13, त्रिपुरा में एक आ गई, वो आपने याद कर लिया अभी कितनी है। ब्रू रियांग जो है वो त्रिपुरा की है। ठीक है, ब्रू रियांग त्रिपुरा। एक और चीज़ याद रखना, एक और है बस मणिपुर में, एक और है मणिपुर में, उसका नाम है मर्रम, उसका नाम है मर्रम नागाज। मर्रम नागाज ये पीवीटीजी जो है ये मणिपुर की है। ये पीवीटीजी जो है ये मणिपुर की है। ठीक है, ये पीवीटीजी मणिपुर की है और केवल यहीं पे है, केवल त्रिपुरा की एक होगी ब्रू रियांग, मणिपुर की होगी एक मर्रम नागाज। जो अरुणाचल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इनकी कोई पीवीटीजीज नहीं है, एक भी पीवीटीजीज नहीं है इसमें। तो जो हमारे अरुणाचल है और जो हमारा मेघालय है, जो हमारा असम है और जो हमारा मिजोरम है, यहाँ पे नो पीवीटीजीज, एक भी पीवीटीजीज यहाँ पे नहीं है। ये जहाँ पे थी वो मैंने बता दिया, मणिपुर में एक है और त्रिपुरा में भी एक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाइज वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में हमें बताना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑपरेट एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सटर्नल गवर्नमेंट ऑडिट कम्युनिटी। ये जो है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है इंटरनेशनल एक्सटर्नल गवर्नमेंट ऑडिट कम्युनिटी में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है इंटरनेशनल ऑडिट, क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये क्या है, एनजीओ है बिल्कुल, विद स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस विद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है यूएन की, उसको जो है कंसल्ट करता है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपको जो है ऑडिट इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है इंडिया इज नॉट ए फुल टाइम मेंबर। नहीं, इंडिया इसका मेंबर है इंडिया जो है इसका फुल टाइम मेंबर है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर हम काट देते हैं, हमें ये भी पता है कि हम इसके मेंबर हैं, तो भी हमारी आंसर आ जाती है बी 1 एंड 2। इंटोसाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है। ये ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनल है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, नॉन पॉलिटिकल है, जिससे कि ये बता सके कि इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन दे सकें। ठीक है, और ये बस यही है। और क्या है, ये स्टैंडर्ड सेट करती है हमारे पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के लिए, गुड नेशनल गवर्नेंस के लिए। ठीक है, ये इसके काम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड होते हैं सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, और मेनली वर्ल्ड में लगभग कंट्रीज़ इसको वो है अलग अलग नाम से, मतलब जो ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उसको जाना जाता है। जैसे कि इंडिया है उसमें कैग के नाम से जाना जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, और ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल या फिर ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल या फिर बोर्ड ऑफ ऑडिट, चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, अलग अलग नाम से ऑडिटर इंस्टीट्यूशन को अलग अलग जगह जाना जाता है। एक और चीज़ याद रखना, ये बनी कब थी और कौन से ईयर में, याद रखना। जो इंटोसाई जो है ये बनी थी 1953 में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके, वियना में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसके, वियना में। वियना में और किसके हेडक्वार्टर थे, याद करो ओपेक के हेडक्वार्टर थे। ठीक है, वियना में ओपेक के भी हेडक्वार्टर थे। पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लिखवाऊँ कि नहीं। इसके इंपॉर्टेंट कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि मैंने वेबसाइट से ही निकाले थे। ठीक है, तो वो पता नहीं लिखवाने चाहिए कि नहीं। देखो आप लिख लो, काफ़ी बड़ा नाम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगी, आप लिख लेना। ठीक है, गाइडलाइंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑडिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये एक इसकी पब्लिकेशन है। सेकंड पब्लिकेशन है गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर पब्लिक डेप्ट। ठीक है, ये सेकंड है। एक है गाइडलाइंस ऑन इंटरनल कंट्रोल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक सेक्टर।
ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है भाई, इतना ही बड़ा नाम है इनका, ठीक है, याद करना कर लेना, नहीं छोड़ देना, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, हमें कैग के बारे में बताना है। देखो अभी हम तो इंडिया में मैंने बोला था कि इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। इंडिया का जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है वो यही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 149 150 में इसका मतलब मेंशन मिलता है, ठीक है। और देख लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल इंडिया का यही है। द रिपोर्ट्स ऑफ कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। याद रखना, जो कैग है ना वो स्टेट्स की रिपोर्ट तो देता है गवर्नर को, स्टेट्स की रिपोर्ट्स तो देता है गवर्नर को, और जो यूनियन की जो वो होती है वो देता है हमारे प्रेसिडेंट को। यूनियन की जो भी रिपोर्ट होती है वो देता है प्रेसिडेंट को, और स्टेट की जो रिपोर्ट होती है वो देता है इसको। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारी इनकरेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है, हमारा आंसर आ जाता है डी, ठीक है। इसका मतलब ये थर्ड भी ठीक है। द ड्यूटीज ऑफ कैग इंक्लूड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, पब्लिक कंपनीज, ऑटोनोमस बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, लोकल बॉडीज एंड अदर पब्लिक एंटिटीज। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इंडिया में जो है ना कैग जो है ना वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। कैग नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैग नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है जो कैग होता है, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा होता है, इंडिया में कैग जो है वो पार्लियामेंट का हमारा मेंबर नहीं होता है। कैग के रिफॉर्म्स के लिए भी एक कमेटी बैठी थी, याद रखना, कैग में रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बैठी थी, वो थी विनोद राय कमेटी। विनोद राय कमेटी बैठी थी कैग में रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। यही है बस। और सबसे पहले इसको मतलब 1884 में इसका नाम चेंज हुआ है, इसको कैग बोला जाने लगा है। 1884 में इसको कैग बोला जाने लगा है। 1884 से पहले मतलब 1816 में ऑडिटर जनरल बोला जाता था, और 1816 में जो 1860 में जो इसका पहले जो हमारे ऑडिटर जनरल थे वो थे सर एडवर्ड ड्रमंड। सर एडवर्ड ड्रमंड जो थे वो हमारे पहले ऑडिटर जनरल थे, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ऑडिटर जनरल थे 1816 में। 1884 में इसका नाम कैग चेंज हुआ। विनोद राय कमेटी इसके रिफॉर्म्स के लिए बैठी है। इंडिया में जो कैग है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, और ये स्टेटमेंट आपने देख ली, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें बताना है। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अलाइन टू द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू अचीव SDG 4 गोल। जो ये हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसका एजेंडा है कि 2030 तक हमें SDG गोल 4 जो है हमें वो कंप्लीट करना है, ठीक है। SDG गोल 4 किसके लिए है? SDG 4 है हमारे क्वालिटी एजुकेशन के लिए। किसके लिए? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एक मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बताना कि SDG 1, 9 और 11 कहाँ बताया था मैंने, और ये कौन कौन से होते हैं? 1, 9 और 11 मैं एक बार बता चुकी हूँ, ठीक है। SDG 4 जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड पे आ जाते हैं कि द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू इंक्लूड द चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर मोस्ट फंडामेंटल ईयर्स फ्रॉम 3 to 6 ईयर फॉर देयर केयर एंड एजुकेशन। ये भी बिल्कुल सही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में छोटे छोटे बच्चों का वो किया गया है। थर्ड है दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी डज नॉट फोकस ऑन हाई एजुकेशन। क्यों नहीं करती भाई? इसने तो हाई एजुकेशन कमीशन भी बिठाया है, मतलब हाई एजुकेशन कमीशन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बना है, तो वो बिना हायर एजुकेशन के उसके बन गया। तो थर्ड तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। इसके देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसका जो मेन जो फिलोसफी है वो है नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, वेदर दे आर चिल्ड्रन और वेदर दे आर एडल्ट्स और दे आर इन कॉलेजेस, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। इसको मिटाओ, पता नहीं क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 103 103 जो अमेंडमेंट है 103 अमेंडमेंट किसके लिए है? 103 अमेंडमेंट किसके लिए? तो याद रखना इसके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया था 10%, उसके लिए है कौन सा? 103 अमेंडमेंट। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो AWS को जो हमें रिजर्वेशन मिला हुआ है उसके लिए है। GST किसके लिए है? 101 101 वाला कौन सा है? GST वाला। NCBC वाला कौन सा है? 102 वाला, ठीक है। और ये जो बांग्लादेश को टेरिटरीज दी थी ये कौन सा है? 100 वाला, ठीक है, ये 100 है, ठीक है। तो याद रखना, ये सारे याद करना है, ये 100 है, ये 101 है, ये 2 है, और ये रिजर्वेशन जो दिया 3 में दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ बोलते हैं कि लोग 104 कौन से में, तो 104 भाई कोई वो थोड़ी ना है, जो SC ST को जो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया है वो इसी में अमेंडमेंट किया गया 104 में, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये सारे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप भूल जाते हो, ठीक है। 67। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में हमें बताना है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। द पर्पस ऑफ फंड इज टू रिसीव डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन पे हमारी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। PJ नायक कमेटी और नरसिम्हन कमेटी मैंने बताया था उसके लिए बैठी थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था, ठीक है। जो पर्पज़ है जो भी पैसा आएगा वो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में ही आएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
जब वो डिसइन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए एक फंड बना दिया गया कि वो पैसे हम कहाँ डालेंगे, वो डालेंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है। सेकंड, द अर्निंग ऑफ द फंड आर यूज्ड फॉर सेलेक्टेड सेंट्रल सेक्टर वेलफेयर स्कीम, और जो वो पैसा होगा वो कहाँ यूज़ करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल सोशल वेलफेयर स्कीम्स में करेगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड, दिस फंड इज केप्ट आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो फंड है ये इससे बाहर रख दिया गया है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कंसोलिडेटेड फंड से बाहर रख दिया गया है, ठीक है, नहीं तो उसके लिए हमें बार बार पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था, ठीक है, तो ये इनसे बाहर रख दिया गया है, ठीक है। कब बना था नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, बना था 2005 में, ठीक है। कॉर्पस परमानेंट होता है, 25% इसमें कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाएगा, इसमें देख जैसे कि ये पैसा है ना, इसमें बोला कि जो अर्निंग है सारी, देखो ये जो सोशल सेक्टर्स में करी जाएगी, ये करी जाएगी 75% कैपिटल, 25% जो इसका पैसा है वो किया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, ताकि हमें फ्यूचर में कुछ अर्निंग हो उसके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाएगी 25% मनी की, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया इसका डी, आंसर आ गया इसका डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। हमारा विजन जीरो क्या है, हमारा विजन जीरो क्या है, याद करना, ब्रासिलिया डिक्लेरेशन ऑफ रोड सेफ्टी जो आया था वो जो था वही था ये, तो अभी जो है वो था कि हमें ब्रासिलिया डिक्लेरेशन जो था 2015 में चला था, 2020 तक था, और हमें कितनी करनी थी, डेथ को हमें हाफ करना था, ठीक है, हमें हाफ करना था उसमें डेथ को। लेकिन इसमें क्या है, विजन जीरो में हमें जीरो कर देनी है, फैटिलिटी होनी नहीं चाहिए। इट इज़ स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट ऑल ट्रैफिक फैटिलिटीज़ एंड सीवियर इंजरीज जो हैं वो हमें जीरो कर देनी है, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजन जीरो किसके लिए है, और भी आप इसमें कोई भी लगा सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकते हैं कि आपका दिमाग उस टाइम पे ना चले, लेकिन विजन जीरो ये किसके लिए है, वो है ट्रैफिक को जीरो करने के लिए। मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी कमेटी बैठी थी, कौन सा कमेटी या पैनल बैठा था ब्रासिलिया डिक्लेरेशन ऑफ रोड सेफ्टी पे, कमेटी और पैनल कौन सा बैठा था, ठीक है, उस टाइम पे मैंने बताए थे दो, उसी टाइम पे साथ साथ में मैंने बताए थे कौन कौन से पैनल थे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन एक और चीज़ देखो, इसमें इसको ना विजन जीरो को सबसे पहले जो शुरू किया था वो स्वीडन ने किया था, ठीक है, स्वीडन ने किया था 1990s में कि हमें ट्रैफिक से जीरो करनी है, कर भी दी होंगी भाई, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आ जाते हैं इस पे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में हमें बताना है। ये जो है ये कंपनीज एक्ट के अंदर कंस्टिट्यूट की गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो NFRA है ये कंपनीज एक्ट के अंदर ही बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये आती है, ठीक है। सेकेंड है, इट रिकमेंड्स द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडोप्टेड बाई कंपनीज को अकाउंटिंग के क्या क्या स्टैंडर्ड्स अडोप्ट करने चाहिए ये बताती है, बिल्कुल यही बताती है, और जो भी है मॉनिटर भी करती है, इन्फोर्स भी करती है, जो कंप्लायंस होता है, या फिर ओवरसी भी क्वालिटी ऑफ मतलब सर्विस को ये ओवरसी भी करती है, सारी चीज़ें करती है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट इसकी जो है हमारी सही हो जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो 2020 है उसके बारे में हमें बताना है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के बारे में हमें बताना है। तो इसको कौन रिलीज़ करता है, ठीक है, इसको कौन रिलीज़ करता है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन, वर्ल्ड बैंक, देखो इसमें से कोई भी इसको रिलीज़ नहीं करता, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, इसको रिलीज़ करता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ठीक है, याद रखना इसको, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस इसको रिलीज़ करता है। ये क्या है, ये क्या है, इंटरनेशनल अलायंस है, ये मतलब हंगर को कंट्रोल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए मेनली चली हुई है, और मेनली जो कन्फ्लिक्ट रीडन कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर ये फूड पहुंचाती है। अभी मेनली 2020 में सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रीडन कौन था, यमन में सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाउथी रिबेल्स और गवर्नमेंट के बीच में वो कन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, आधे से मतलब है ना, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इन 3 कंट्रीज़ में जो है वो फूड क्राइसिस से है, इन 3 कंट्रीज़ में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन में फूड क्राइसिस है, इन 3 कंट्रीज़ में। कौन सी में, एक है सीरियन अरब रिपब्लिक में, एक तो सीरिया में, और एक साउथ सूडान में, और एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, इन 3 कंट्रीज़ में आधे से ज़्यादा फूड क्राइसिस चल रही है, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 71, कौन इसको निकालता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन नंबर 72 के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। सबसे पहले आता है कि हमारा क्या क्या दे रखा, आगे भी है क्या कोई स्टेटमेंट, नहीं, विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द रीमैरिज एसोसिएशन, विडो रीमैरिज के बारे में याद कर लेना, इस क्वेश्चन से बाहर विडो रीमैरिज के बारे में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है वो विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाई है, बिल्कुल सही है ये। सेकंड है
मुलजी स्टार्टेड दिस सत्याप्रकाश इन गुजराती टू एडवोकेट विडो रीमैरिज। सत्याप्रकाश ने गुजराती में कृष्णदास मुलजी ने गुजराती में सत्याप्रकाश स्टार्टेड की विडो रीमैरिज को एडवोकेट करने के लिए। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और कब किए? 1852 में ऐसा हुआ। ठीक है, 1852 में। थर्ड स्टेटमेंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर साइटेड द वैदिक टेक्स्ट टू प्रूव द हिंदू रिलीजन सैंक्शन विडो रिमैरिज। ये बिल्कुल सही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हमारे वेदों का प्रमाण दिया कि उसमें बताया गया है कि विडो को रिमैरिज करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कुछ है ना गर्ल्स स्कूल खोले थे कुछ। ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, और भी बता देती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में गर्ल्स स्कूल खोला था किसने? जगन्नाथ शंकर सेठ ने और भाऊदाजी ने। ठीक है, इसमें ये दे दिया था महाराष्ट्र में। ठीक है, स्कूल खोला था। सिमिलर एफर्ट डी के कार्वे ने भी किए हुए हैं। डी के कार्वे ने भी सिमिलर एफर्ट किए हुए हैं। इन्होंने तो 1893 में एक विडो से शादी भी कर ली थी। ठीक है, 1893 में एक विडो से शादी भी कर ली थी। ठीक है, तो याद रखना, ये सारी स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर हो गया इसका डी। इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 पे जो हमारी स्टेटमेंट है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम खुले थे। याद रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसमें क्या था? एक मिनट। तो एक चीज़ याद रखना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब आया था 1920 में, जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आया, उस टाइम पे लोगों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे और लगभग नेशनल जो स्कूल और कॉलेजेस थे उनको अडॉप्ट किया था। ठीक है, उनमें उन्होंने एडमिशन ले लिया था। और ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, जामिया हो गया, गुजरात हो गया, काशी विद्यापीठ हो गया, बिहार विद्यापीठ हो गया, ये सारे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पे 1920s के आसपास खुले हुए हैं, 1930s के आसपास नहीं खुले हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये सारे ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पे खुले थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे नहीं खुले थे। तो नन ऑफ दी अबो इसमें आ जाएगा, नन ऑफ दी अबो, कोई भी नहीं खुला था। सारे किसके टाइम पे खुले थे? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पे खुले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। राजा राम मोहन राय के बारे में बताना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में बताना है। इन हिज परसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय ट्राइड टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसॉफिकल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट। जो राजा राम मोहन राय था उसने अलग करने की कोशिश की न्यू टेस्टामेंट को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है, ही सेट अप द आत्मीय सभा। यस, 1814 में उसने आत्मीय सभा बनाई। टू प्रोपगेट द मोनोथिस्टिक आइडियल्स ऑफ वेदांता। बिल्कुल। टू कंपेन अगेंस्ट एडल्ट्री। बिल्कुल। और उन्होंने एक वेदांता कॉलेज भी खोला था 1825 में। 1825 में वेदांता कॉलेज खोला। 1828 में जो ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है, और ये जो आत्मीय समाज की स्थापना की है कि कलकत्ता में आत्मीय सभा की जो स्थापना की। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, इसके अपोजिशन में एक और सभा बनी थी, उसको बोलते थे धर्म सभा बनाई थी राधाकांत देव ने बनाई थी 1830 में। इसके अपोजिशन में कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये हिंदू धर्म को खराब कर रहा है और फलाना दिखाना जो भी है। ठीक है, तो धर्म सभा बनाई थी राधाकांत देव ने 1830 में, इसके अपोजिशन में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर हो गया इसका सी। इसका जो आंसर हो गया वो सी, दोनों स्टेटमेंट इसमें हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन आ जाता था 75। डिजिटल सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। डिजिटल सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स क्या है? इट इज़ ए न्यू टूल दैट आइडेंटिफाइज कैटलॉग्स एंड क्वांटिफाई क्रॉस कटिंग बैरियर दैट अफेक्ट द सर्विसेज ट्रेड डिजिटली। ये न्यू टूल है जो आइडेंटिफाई करता है, कैटलॉग करता है, क्वांटिफाई करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को जो डिजिटली होता है। बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये बताता है कि कहाँ कहाँ मतलब ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ हैं। मेन ये पोजीशन करता है कि ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ है, और उसके हिसाब से जो है ये उसके हिसाब से क्या करता है, ये वैल्यू देता है 0 से 1 तक ट्रेड रेस्ट्रिक्शन पे वैल्यू देता है। 1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्टिव होता है। अगर 1 वैल्यू आ जाती है इसका मतलब वो कंट्री बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है डिजिटल ट्रेड के लिए। ठीक है, यही है। कब लॉन्च हुआ था ये? OECD कंट्रीज, देखो सबसे पहले ये डिजिटल सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव OECD कंट्रीज जो भी डेवलप्ड कंट्री उन्होंने लॉन्च किया था 2014 में। 2014 में इन्होंने लॉन्च किया था ये। इंडिया इसकी उसको नहीं मानता रैंकिंग को, क्योंकि वो बोलता है कि आउटकम्स जो है इसके बायस है और काउंटर इंट्यूसिव है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था कि इंडिया ने इसके जो भी रैंकिंग थी उसको मानने से मना कर दिया कि ये जो है बायस्ड है। ठीक है, और सेकंड है, इसको कौन रिलीज़ करता है? अभी बताया मैंने, OECD कंट्रीज इसको रिलीज़ करती हैं, ये नहीं करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी हमारी करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। याद रखना, ठीक है, कौन रिलीज़ करता है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अब देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है।
ये क्या करता है, टू जनरेट द इन्फॉर्मेशन टू गाइड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल एविडेंस के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। सेकंड है कैटलाइज एक्शन टू अचीव ब्रॉडर डेवलपमेंट आउटकम्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टू एसेस एंड कंपेयर द आउटकम्स अचीव्ड बाय म्युनिसिपल बॉडीज विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज, टू गिव द सिटीजन्स एन इंसाइट इनटू द फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडी। ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, हर एक चीज़ को देख के ही जो है ये इसमें रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर आ गया डी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको निकालती है। इसमें है ना फैक्टर्स जो इंक्लूड होते हैं वो 5 फैक्टर्स होते हैं। किस किस में दिया जाता है? 5 फैक्टर्स में दिया जाता है, सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। इन 5 चीज़ों में जो गवर्नमेंट वो उसको जो दिया जाता है 5 पैरामीटर्स पे इसको मापा जाता है, ठीक है। इनको लोक म्यूनसिपैलिटीज़ को मापा जाता है 5 पैरामीटर्स पे। याद रखना इसमें हाईएस्ट रैंक्ड म्यूनसिपैलिटी जो आई है वो आई है इंदौर, फिर सूरत है, फिर भोपाल है, ठीक है। ये है मिलियन प्लस सिटीज़ में, ये कौन सी है? मिलियन प्लस सिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर मिलियन से कम मानी जाए तो न्यू दिल्ली सबसे आगे आई है, उसके बाद आई है तिरुपति, उसके बाद आई है हमारी गांधीनगर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलियन प्लस सिटीज़ में इंदौर आ गया ये, और मिलियन से कम में इंदौर आ गया ये, और मिलियन प्लस में न्यू दिल्ली काम आई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 आ गया इसका आंसर 76 का डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कौन कौन से इंडेक्स को कौन सी कंट्रीज निकालती है, ठीक है। कौन से इंडेक्स को कौन सी कंट्री निकालती है? तो याद रखना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट किसके लिए है? सपोर्ट द ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल इसी के लिए ये प्रोजेक्ट। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम किसके लिए है? ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड सेल्स एंड मॉड्यूल्स वुड बी यूज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम जो है ये किसके लिए है? ताकि हमें 40,000 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी मिल जाए रूफ टॉप से 2022 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये जो तीनों प्रोग्राम हैं इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं, ठीक है। स्कीम्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आ जाता है हमारा डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। इनवाइट्स और राइट्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। इनवाइट्स और राइट्स दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, बिल्कुल राइट्स और इनवाइट्स को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। दे आर म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, बिल्कुल जैसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है वो भी म्यूचुअल फंड लाइक होता है, लेकिन वो ट्रेड हो सकता है उसमें, ठीक है। थर्ड है द राइट्स इनवाइट्स अलो द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन एसेट्स विदाउट ओनिंग दैम, बिल्कुल रियल इस्टेट में वही तो होता है, उनको बिना ओन किए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर आ गया डी, ठीक है। डेप्ट आप उसमें दे सकते हो, रियल इस्टेट में आप डेप्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। हमें स्टेटमेंट बतानी है राज्यसभा के बारे में, कौन सी करेक्ट है कौन सी नॉन करेक्ट है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट ओनली, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट के जो केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं केवल वही उसको सेलेक्ट करते हैं। कैसा है? बिल्कुल नहीं, सारे ही करते हैं। सेकंड है द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यस पॉपुलेशन के बेस पे उनको सीट दी जाती है। थर्ड है ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, हर एक जो है 5 साल, देखो नहीं, हर एक जो है 6 साल के लिए सेलेक्ट होता है, और हर 1/3 मेंबर जो है हर सेकंड ईयर पे रिटायर हो जाते हैं, सेकंड ईयर पे हर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसमें बोला कि स्टेट्स ओनली, हर एक स्टेट्स के ही नहीं यूटीज़ के भी तो होते हैं, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के और यूटी के, दोनों इसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर आ गया हमारा ई। राज्यसभा के बारे में तो किसको नहीं पता होगा, मैक्सिमम मेंबर 245 अभी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है, बिल्कुल यही तो निकालता है, ये स्टेटमेंट सही है कि ये निकालता है, लेकिन याद रखना ये बाई एनुअली नहीं निकालता, ये एनुअली निकालता है, ठीक है। 2 साल में एक बार नहीं, हर साल निकालती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि ये निकलता है एनुअली, लेकिन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वही निकालता है इसको, ये स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है द इंडेक्स रिलाइज ऑन नेशनल सर्वेज ऑफ हाउस होल्ड लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड अमंग टॉप 50 इन द इंडेक्स, पहली बार जो इंडिया है वो टॉप 50 में आया है, पहली बार जो इंडिया है वो टॉप 50 में आया है। याद रखना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में आज तक इंडिया टॉप 50 में आया ही नहीं है, अभी भी जो इंडिया की रैंक आई है वो आई है 69th, ठीक है। अभी भी जो इंडिया की रैंक आई है वो आई है 69th, अभी तक टॉप 50 में आया ही नहीं है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल है, देखा जाता है कि कितना लोग उसमें रूल को मानते हैं, क्या है, ठीक है। और 128 कंट्रीज़ को ये वो करता है, मेजर करता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में याद रखना 8 फैक्टर्स वो कैलकुलेट किए जाते हैं, 8 फैक्टर्स, ठीक है। मैं 8 फैक्टर्स के नाम लिखवा रही हूँ, बिल्कुल लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। कौन कौन से हैं? कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर, कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, ठीक है, कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स। सेकंड है एब्सेंस ऑफ करप्शन, एब्सेंस ऑफ करप्शन। थर्ड है ओपन गवर्नमेंट, थर्ड है ओपन गवर्नमेंट। फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ है ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, फोर्थ है ऑर्डर एंड सिक्योरिटी।
फिफ्थ है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, रेगुलेशंस इन्फोर्समेंट। फिर है सिविल जस्टिस, फिर है सिविल जस्टिस और उसके बाद आ जाता है हमारा क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस। तो ये हो गए हमारे 8 जो हमारे फैक्टर्स हो गए किसमें, इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के। ठीक है, ये 8 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है कि कौन सा फैक्टर इसमें नहीं है। ठीक है, आज तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड रॉन्ग है और फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो आंसर आ गया बी। तो इसका आंसर आ गया बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स आर द लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर दैट वर कंस्ट्रक्टेड आइदर एज ब्यूरियल साइट्स और एज कोमेमोरेटिव साइट्स। बिल्कुल, मेगालिथ ऐसे स्टोन थे जो ब्यूरियल साइट्स में यूज होते थे या फिर कोमेमोरेटिव साइट्स बनाने में यूज होते थे। सेकंड है द मेगालिथिक कल्चर बिलीव्ड इन कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। बिल्कुल, तभी तो उस मेगालिथ बड़ी बड़ी ब्यूरियल साइट बनाते थे और उसमें अलग अलग चीज़ें कोमेमोरेटिव याद रखने वाली चीज़ें रखते थे, तभी तो रखते थे क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। थर्ड है द मेगालिथिक कल्चर फाइंड मेंशन इन एंशिएंट तमिल संगम लिटरेचर। जो मेगालिथिक कल्चर है उसका जो मेंशन है वो मेगालिथिक उसमें तमिल संगम लिटरेचर में भी मिलता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। ये हो गया हमारा इसका आंसर डी। देखो, इसमें जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ना, फैक्चुअल है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ प्री में आ सकता है। ठीक है, इसलिए आज मैं इतना टाइम लगवा रही हूँ हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखो, कुछ मेगालिथिक स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये मेगालिथिक के ही स्ट्रक्चर हैं। कुछ मैं स्ट्रक्चर्स के नाम लिखा रही हूँ जो कि मेगालिथिक कल्चर के हैं। सबसे पहले मैनहीर, उसके बाद है मोनोलिथ, उसके बाद है मोनोलिथ, ये मेगालिथ कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है कैपस्टोन स्टाइल। ठीक है, उसके बाद है स्टोन सर्कल्स, और उसके बाद आता है डोलमेंस, उसके बाद आता है सिस्ट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेगालिथिक कल्चर से हैं। डोलमेन, सिस्ट, स्टोन सर्कल, कैपस्टोन स्टाइल, मोनोलिथ, मैनहीर, ये सारे मेगालिथिक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया में जो माना जाता है कि ये इसकी डेट 3000 BC है। साउदर्न इंडिया में माना जाता है कि इसकी जो वो है वो 5000 BC है। लगभग सारे साउथ इंडिया में ये पाए जाते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है मेगालिथिक कल्चर? क्योंकि तेलंगाना में अभी एक पिलर मिला है जिसको बोलते हैं पिलर ऑफ ब्लड मिला है। कहाँ पे? यहाँ मिला है तेलंगाना में एक पिलर ऑफ ब्लड मिला है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? नेत्रु स्तंभ भी इसको बोलते हैं, नेत्रु स्तंभ भी बोलते हैं, पिलर ऑफ ब्लड। एक और न्यूज़ आई थी, ये भी मेगालिथिक कल्चर से ही था। ठीक है, एक और न्यूज़ आई थी कि पट्टाडाकाल कर्नाटका में, वहाँ पे डोलमेंस मिले। ठीक है, वहाँ पे डोलमेंस मिले, और आपको पता है डोलमेंस किसका फीचर है? इसका मेगालिथिक कल्चर का। ठीक है, आपको आगे समझ में। एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो नोट्स में लिखवानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट साइट्स जो मेगालिथिक कल्चर के हमारे साउदर्न इंडिया में। ठीक है, याद रखना, नीलास्काल, डोलमेंस और हनाम सागर, ये सारी मेगालिथिक साइट्स हैं। कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। कहाँ पे हैं ये? कर्नाटका में। एक है हीरे बेनकाल, एक है कुड्डू कालू, और एक है परम्बू। ये सारी साइट्स कहाँ पे हैं? ये है केरला में, मेगालिथिक साइट्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद एक है जाना पानी एक साइट है महाराष्ट्र में, लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ यहाँ पे स्टोन सर्कल्स मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना, जाना पानी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हीरे बेनकाल और कुद्दू कालू और परम्बू कहाँ पे हैं? केरला में है। और नीलेस्काल, डोलमेंस और हनाम सागर ये कहाँ पे? कर्नाटका में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल न्यूज़ में, मतलब न्यूज़ में क्या बोलूँ मैं, न्यूज़ में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको कर देते हैं हम कट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि ट्रू नेट के बारे में बताना है। ट्रू नेट मशीन कैन बी यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर टीबी। ये जो है टीबी के लिए टेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, ट्रू नेट जो मशीन है ये टीबी के लिए भी टेस्ट हो सकती है। सेकंड है, द टेस्ट विद ट्रू नेट मशीन कॉस्ट लेस देन द ट्रेडिशनल आरटीपीसीआर से जो इसका टेस्ट है वो चीपर है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कन्वर्ट्स द डीएनए इनटू आरएनए। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए टू आरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या ही लिख रही हूँ मैं, डीएनए टू आरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो उल्टे को क्या बोल देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए टू डीएनए को बोलते हैं, डीएनए टू आरएनए को नहीं बोलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत होगी। फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। जो ये ट्रूनेट जो टेक्नोलॉजी है आपको पता चल गया, ये चीपर है आरटीपीसीआर से। और चीज़ याद रखना, ये चिप बेस्ड है। ठीक है, बैटरी से ऑपरेट होती है।
ठीक है। थर्ड है कि ये मतलब किसने बनाई है, डिज़ाइन की है, गोवा बेस्ड मोलबियो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। मेनली टीबी के लिए ही की थी, लेकिन अभी तो कोरोना को वो करने के लिए भी यूज़ हो रही है। ठीक है, कोरोना को उसको चेक करने के लिए भी यूज़ हो रही है। किसने बनाई है, गोवा बेस्ड मोलबियो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, गोवा बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको किसने प्रिपेयर किया, ट्रूनेट मशीन को। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या है, इंदिरा रसोई योजना कहाँ पे चली हुई है स्कीम, पता है किसी को? इंदिरा रसोई योजना कहाँ चली हुई है? इंदिरा रसोई योजना चली हुई है राजस्थान गवर्नमेंट में, राजस्थान में चली हुई है ये। अभी किचन स्कीम चली है 2020 में, जिसमें कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा नीडी को दिन में 2 बार। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं कि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। क्या नीति आयोग ने? अभी बताया राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई हमारी रॉन्ग। सेकंड, अंडर दिस स्कीम फुल मील्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पुअर एंड नीडी फॉर द फ्री। मतलब देखो, फ्री नहीं, देखो ये चीज़ गलत है। मील प्रोवाइड की जाएगी, फुल मील प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो फ्री नहीं प्रोवाइड की जाएगी, 8 रुपये में प्रोवाइड की जाएगी। 8 रुपये में आपको फुल मील प्रोवाइड कर दी जाएगी और दिन में 2 बार आपको खाना दिया जाएगा कंसेशनल रेट पे। वही कंसेशन हो गया, 8 रुपये में आपको थाली कौन देगा, 40 रुपये की थाली आती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी होगी रॉन्ग, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, तो आंसर आ गया डी। करेक्ट कौन सी है, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, टू बी इलेक्टेड टू सिक्योरिटी काउंसिल द कैंडिडेट नीड्स टू बी 2/3 मेजोरिटी ऑफ बैलेट्स ऑफ मेंबर दैट आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द असेंबली। इसको इतने वोट चाहिए। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपको इलेक्ट होना है तो आपको येस 2/3 मेंबर की वो चाहिए, बैलेट प्रेजेंट एंड वोटिंग की वो चाहिए, वोटिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, दी सिक्योरिटी काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ 15 नॉन परमानेंट मेंबर। देखो, इसमें टोटली 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। 5 जिनके पास वेटो पावर आप सबको पता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया ए। एट प्रेजेंट इंडिया इज मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। कौन सा मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। किसके लिए मांग रहे हैं हम, परमानेंट मेंबरशिप के लिए मांग रहे हैं। कौन कौन सी कंट्री, 4 कंट्रीज, इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी। ठीक है, ये 4 कंट्रीज बहुत बार बता चुके हैं। कॉफी क्लब इनके अगेंस्ट है, आज क्वेश्चन फिर से आ चुका है। और इंडिया इसमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट सीट मिली है उसमें नोम स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ये वाली स्ट्रेटजी इंडिया यूज कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब की बार। ठीक है, ये आ गई हमारी स्टेटमेंट सही, इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में हमें बताना है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखो, ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो नॉर्मल जो लोग हैं ना, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन या नॉर्मल पर्सन्स भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उसमें पैसे डाल सकते हो, किसको, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी डाल सकते हो और आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई हर एक से आप डाल सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, ताकि आप उसमें पैसे डालो और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ कर सके रिलीफ ऑपरेशंस में। ठीक है, तो उसके लिए है ये। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ये है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में बना था, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया है। ठीक है, तो और तो क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फंड है उसका चेयरमैन कौन होता है, उसका जो चेयरमैन होता है, याद रखना, उसका जो चेयरमैन होता है यूजुअली एक आईपीएस ऑफिसर होता है। कौन सा होता है? यूजुअली एक आईपीएस ऑफिसर होता है इसका। क्या एनडीआरएफ ने कभी भी बाहर कोई ऑपरेशन चलाया है, मतलब इंडिया से बाहर? यस, याद रखना, चलाए हैं, सॉरी, हाँ चलाए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड ने चलाए हैं। कहाँ पे? नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था वहाँ पे 2015 में, और जापान में जब सुनामी आया था वहाँ पे 2011 में। ठीक है, ये 2 जगह इंडिया ने क्या, एनडीआरएफ ने ऑपरेशंस चलाए हैं इंटरनेशनल। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ये, एक होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो है इसको पीएम हेड करते हैं, इसको जो हेड करते हैं वो हमारे पीएम हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट, तो स्टेटमेंट सारी यही हैं। ठीक है, बस हो गया, और तो क्या ही है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। सेशलम हिल्स के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि सेशलम हिल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द शेषचलम हिल्स। शेषचलम हिल्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। शेषचलम हिल्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। जो शेषचलम हिल्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। आप सभी को पता होगा जो शेषचलम हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो वो वेस्टर्न घाट्स में कैसे हुई, वो कहाँ पे होंगे, ईस्टर्न घाट्स में होंगी। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो हो जाती है रॉन्ग। सेकंड है दे कवर श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है इसमें वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे क्यों है वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो याद रखना जो शेषचलम हिल्स है वो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है। और इसको ये आंध्रा का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो डिक्लेयर हुआ था वो है, ठीक है। मतलब आंध्रा का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो डिक्लेयर हुआ था, 2010 में ये डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही, श्री वेंकटेश्वर जो नेशनल पार्क है वो भी है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क वो भी इसके अंदर ही आता है। एक और इसके अंदर आता है तिरुपति। तिरुपति जो हमारी हिंदूज़ की जो पिलग्रिमेज साइट है वो भी इसमें आती है, ठीक है। तो तिरुपति भी इसमें आता है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें 2 जो स्पीसीज हैं वो काफ़ी फेमस हैं और जो एंडेमिक है वो रहती हैं। 2 स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा एंडेमिक रहती हैं यहाँ पे। एक होती है रेड सेंडर्स जो कि मैंने कल बताई थी, कल वाले लेक्चर्स में बड़े ही अच्छे से मैंने कंप्लीट कर लिया। कल मतलब जो भी हमारा फर्स्ट लेक्चर गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें एक है स्लेंडर लोरिस। स्लेंडर लोरिस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रेड सेंडर्स के बारे में मैं बड़ी अच्छे से करवा चुकी हूँ कि ये नियर थ्रेटेंड है, अपेंडिक्स 2 में आती है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है और मेनली साउदर्न इंडिया में ये एंडेमिक है, ठीक है। स्लेंडर लोरिस जो है ये भी हमारी स्कब और डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, इंडेंजर्ड है। वो क्या थी, नियर थ्रेटेंड थी, ठीक है। स्लेंडर लोरिस क्या हमारी इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है ये, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या है शेषचलम हिल्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। शेषचलम हिल्स में एक है कि यहाँ पे यनादीज ट्राइब रहती हैं, यनादीज ट्राइब यहाँ पे रहती है, ठीक है। बस यही है इससे शेषचलम हिल्स के बारे में, तो हमारा बस यही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट शेषचलम हिल्स का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। वेस्ट बैंक के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो मैं एक बार ना ऐसे बना देती हूँ, ये जैसे कि ये मान लो इजराइल है, ठीक है। ये मान लो इजराइल है, ठीक है। इजराइल है, ये जो है नीचे ही है जॉर्डन, ये है हमारा सीरिया और ये है हमारा लेबनान। यहाँ तो आपको पता है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये है हमारा इजराइल, यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ पे है गाज़ा, ठीक है। और देखो ये जो है ना ये वाला रीजन है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक किसके बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, ठीक है। तो देख लेते हैं किस किस के बीच में। वेस्ट बैंक इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वेस्ट बैंक, ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक किस किस का बॉर्डर है, इजराइल का है, जॉर्डन का है। क्या लेबनान का बॉर्डर लगता है, इससे नहीं लगता है। सीरिया का बॉर्डर लगता है इससे, वेस्ट बैंक से सीरिया का बॉर्डर भी इससे नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया बी। वेस्ट बैंक किस किस के बीच में डिस्प्यूट है, पैलेस्टीन और इजरायली जो वो हैं उसके बीच में, पैलेस्टीनियन के बीच में ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 88 में आ जाते हैं। पेंगोंग सोले के बारे में हमने पहले कर चुके हैं, पेंगोंग सोले के बारे में बड़े अच्छे से कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। इट इज़ ए इंडोरेक लेक इन लद्दाख हिमालयाज। ये जो है इंडोरेक लेक है लद्दाख हिमालयाज में, बिल्कुल इंडोरेक मतलब लैंड है, ठीक है। लैंड लॉक्ड है ये, ठीक है। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इट इज सोल्ट वाटर लेक, ये भी है, ठीक है। ये सोल्ट वाटर लेक भी है। किससे बनता है, टेथिस जियोसिंक्लाइन से बनता है, टेथिस जियोसिंक्लाइन से ये बनता है, ठीक है। और क्या है, कॉन्क्लेव लेक है। कौन सा लेक है ये, कॉन्क्लेव लेक है। और याद रखना कि ये इसका जो 2/3 जो पार्ट है वो चाइना में है और जो इसका 1/3 पार्ट है वो इंडिया में है। जो इसका 1/3 पार्ट है वो क्या है, इंडिया में है। याद रखना मैं अभी लिखवा रही हूँ, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन आएगा फिर मैं इसको डिटेल से नहीं करवाऊंगी। इसमें जम्मू कश्मीर में कुछ फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं और कुछ सोल्ट वाटर लेक्स होते हैं। सोल्ट वाटर में 2 ही आते हैं, एक तो ये जो हमने देख लिया पेंगोंग सो, ठीक है, पेंगोंग सो, और एक है सोमेरी, ये दोनों सोल्ट वाटर लेक है। फ्रेश वाटर में क्या आता है, डल लेक और वुलर लेक, ये दोनों किस में आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्क्लेव लेक है, टेथिस जियोसिंक्लाइन से बनता है, लैंडलॉक्ड है, इंडो अमेरिका है, जो भी है, ठीक है। और याद रखना ये जो पेंगोंग सो लेक है ये चुसुल वैली के पास है। कौन सी वैली के पास है, चुसुल वैली वहाँ पे है, ठीक है। चुसुल वैली वहाँ पे हुआ है। चुसुल वैली जो है वो वही वैली है जहाँ पे 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, ठीक है, वहीं पे हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया इसका सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले सिंबलबारा नेशनल पार्क। सिंबलबारा नेशनल पार्क याद रखना ये कहाँ पे है, हिमाचल में ही है। हिमाचल के कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल के, ठीक है। पोंटा वैली भी वहाँ पे है, पोंटा वैली में है, पोंटा वैली भी बोलते हैं। तो ये भी आ सकता है कि पोंटा वैली कहाँ पे, ये भी कहाँ पे है, हिमाचल में ही है। फिर है कालेश्वर नेशनल पार्क। कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे, हरियाणा में। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद है मुकुर्ती नेशनल पार्क। जो मुकुर्ती नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा ये कर्नाटका में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एक आपने और सुना होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसके ऊपर ही रखा शायद,
हाँ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे, केरला में, ठीक है। ये कहाँ पे, केरला में। करीमपूजा जो डिस्ट्रिक्ट है ना यहाँ का, करीमपूजा जो है वो करीमपूजा में एक, याद रखना, करीमपूजा में एक केरला की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली है। करीमपूजा में केरला की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली है, ठीक है। तो चारों ही तो इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन सी है, ये गलत है, इसमें कौन सी गलत थी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और सारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और सारी करेक्ट है, तो आंसर आ गया बी। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 90 पे। शिवालिक हिल रेंज पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। शिवालिक हिल रेंज कौन सी स्टेट और यूटी से पास होती है। फर्स्ट है हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है। तो कौन सी उससे पास होती है हमारी जो शिवालिक रेंज है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि शिवालिक रेंज जो है हमारे सब हिमालयन का पार्ट है। आउटर हिमालयाज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक को और क्या कहा जाता है, आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, ठीक है। आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। और ये जो भी हमारे पोटवार प्लेटू से लेके अरुणाचल तक है, पोटवार प्लेटू से लेके कहाँ तक है, अरुणाचल तक है। हिमाचल में इसकी विड्थ जो है 50 किलोमीटर है, और वहीं अरुणाचल में इसकी 15 किलोमीटर तक भी आ जाती है, इतनी मतलब नैरो भी हो जाती है ये, ठीक है। और मेनली इसमें जो स्लोप्स हैं वो हाईली डाइसेक्टेड होते हैं सीजनल स्ट्रीम्स के कारण। जो सीजनल रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हैं उसके कारण स्लोप कट जाते हैं, उसको बोलते हैं चोस, ठीक है, चोस बोलते हैं, CHOS। जो स्लोप्स हाईली डाइसेक्टेड होते हैं सीजनल स्ट्रीम्स के कारण उनको बोलते हैं चोस, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स में होती है, याद रखना 1 2 3 4 5 हर एक स्टेट में शिवालिक हिल्स पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है डी। एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शिवालिक हिल्स है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू रीजन हो गया, वहाँ तो जम्मू हिल्स ही कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको जैसे कि अरुणाचल है वहाँ पे इसको जैसे कहा जाता है, जैसे कि डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ठीक है, अबोर, मिशमी, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में इसको उत्तराखंड में अलग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जाना जाता है इसको ढांग रेंज इसको कहा जाता है, ढांग रेंज। और क्या कहा जाता है इसको, डुंडवा रेंज, और कहा जाता है इसको डुंडवा रेंज, ठीक है। तो ये दो इसमें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। नेपाल में जो इसकी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, चूरिया घाट हिल्स, चूरिया घाट हिल्स, ठीक है। इसको कहा जाता है शिवालिक्स को, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग नाम से अलग अलग रीजन में ये जानी जाती है, ठीक है, शिवालिक हिल्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। मालाबार रेबिलियन, सब एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने मेरे पहले जो मैंने करवाए हैं अगर वो सारे क्वेश्चन कर लिए ना तो आपके इसमें कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है उनका। मालाबार रेबिलियन जो है वो हुआ था यहाँ पे मलाबार में, इसको मोपला रिवोल्ट भी कहते हैं, 1921 में हुआ था। उस टाइम पे जो लॉर्ड रीडिंग थे वो यहाँ के वॉइस रॉय थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लॉर्ड रीडिंग यहाँ पे वॉइस रॉय थे। और जो यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम फार्मर थे, और वहाँ पे जो वो थे ना जो पैसे देते थे, क्या बोलते थे उसको, उनको बोलते थे जानमीज़, उनको बोलते थे जानमीज़। हिंदूज थे वो, क्या बोलते, जम्बुंदारी ब्राह्मण से पता नहीं क्या कुछ कोई ब्राह्मण थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो इसीलिए उन्होंने इस पर गुरिल्ला अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। गुरिल्ला अटैक करना शुरू कर दिया मुसलमानों ने इस पर, और इन्होंने टेक पार्ट किया किसमें, खिलाफत आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी नहीं हुई थी, इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या हुआ था, डिस्टेंस आ गया था। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रेसिडेंट ये नहीं है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है सेकंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है सेकंड। और एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले वी.डी. सावरकर ने इसको कहा था एंटी हिंदू जिनोसाइड। क्या कहा था, एंटी हिंदू जिनोसाइड इसको कहा था सबसे पहले। किसने कहा था इसको एंटी हिंदू जिनोसाइड, वी.डी. सावरकर ने इसको कहा था, ठीक है। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आए तो प्लीज़ बियर इट, ठीक है, क्योंकि आई कैन नॉट डू अबाउट द बैकग्राउंड, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हमें बताना है लिथियम का अमाउंट किस किस में कितना होता है, ठीक है। सीधी बात है कि हमें बताना है कि लिथियम का अमाउंट किस किस में कितना होता है। और अभी मैं तीनों लिखवा देती हूँ। देखो, जब स्टार्स से क्या बनता है, स्टार से बनते हैं रेड जेंट्स, और रेड जेंट्स से वो जाते हैं अपने रेड क्लम्प स्टेज में। तो एक चीज़ याद रखना, जब स्टार से रेड जेंट बनते हैं तो उससे जो लिथियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उससे लिथियम खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब स्टार्स में क्या होता है, ज़्यादा लिथियम होता है, रेड जेंट्स में कम लिथियम होता है। रेड जेंट्स से जब रेड क्लम्प स्टेज में वो जाते हैं तो यहाँ पे होता है हीलियम फ्लैश, यहाँ पे होता है हीलियम फ्लैश। तो यहाँ पे जो है उसमें दोबारा लिथियम इनरिच हो जाता है, मतलब रेड क्लम्प स्टेज में जो लिथियम है वो बहुत और फिर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि प्लैनेट्स में जो लिथियम का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है स्टार्स से, ठीक है। प्लैनेट्स में जो लिथियम का अमाउंट ज़्यादा होता है वो स्टार से होता है, ठीक है। स्टार से ज़्यादा होता है प्लैनेट्स में लिथियम का अमाउंट। और याद रखना, जैसे कि प्लैनेट क्या होगा, अर्थ में ज़्यादा होगा कि सन क्या एक स्टार है, तो सन से ज़्यादा होगा अर्थ में जो लिथियम का अमाउंट है, और वो भी 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। कितना होता है, 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। याद रखना इन तीनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्हीं स्टेटमेंट से हो जाएगा।
फर्स्ट है द स्टार्स एज पर नॉन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एक्चुअली डिस्ट्रॉय लिथियम एज दे इवोल्व इनटू रेड जिएंट। जैसे स्टार्स रेड जिएंट में कन्वर्ट होते हैं वो लिथियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है द प्लैनेट्स वर नोन टू हैव मोर लिथियम देन देयर स्टार्स। प्लैनेट्स में ज़्यादा लिथियम होता है उनके स्टार्स से। थर्ड है द सन हैज़ लोअर अमाउंट ऑफ लिथियम देन द अर्थ। जो सन है उसमें अर्थ से कम लिथियम है। क्या समझ में आ गया तीनों स्टेटमेंट? तीनों स्टेटमेंट को रट लेना, लिथियम किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइंस टैग के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 है कि सारोस साइकिल क्या होता है। सारोस साइकिल याद रखना कि दो सोलर एक्लिप्स के बीच, मतलब सोलर एक्लिप्स का जो साइकिल होता है उसको बोलते हैं सारोस साइकिल। ठीक है, सारोस साइकिल किसको बोलते हैं? साइकिल ऑफ सोलर एक्लिप्स को बोलते हैं। और ये पीरियड कितने का होता है? 6585.3 डेज का भी हो सकता है। इसमें होते हैं 18 साल 11 दिन और 8 घंटे। ठीक है, ये चीज़ होता है। इसको जो है ना सारोस साइकिल को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं चार्ल्डेनास। चार्ल्डेनास क्या होते थे? वो पीरियड होता था जब सोलर एक्लिप्स अपने आप को रिपीट करते थे। सोलर एक्लिप्स अपने आप को रिपीट करते थे, उसको बोलते थे चार्ल्डेनास। लेकिन यही फिर टर्म जो थी ये सोलर एक्लिप्स के लिए भी यूज़ होने लगी। एक चीज़ याद रखना, जब कोई भी दो सोलर एक्लिप्स के बीच में, मान ले फर्स्ट सोलर एक्लिप्स आज आया, सेकंड सोलर एक्लिप्स मान लो कल आया, अगर उनके बीच में 1 सैरोस साइकिल का डिफरेंस है ना, 1 सैरोस साइकिल का डिफरेंस है, तो उनकी जो मेनली ज्योमेट्री भी सेम होगी, सिमिलर नोड पे होंगे और सेम डिस्टेंस होगा उनका, मतलब सेम टाइम पे सेम जगह पे, मतलब वैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और मेनली एक सैरोस जो सीरीज़ होती है वो दोबारा कब आती है? मेनली एवरी 3 सैरोसिस के बाद आती है। मतलब हर एक सैरोस कब रिपीट होती है? 54 ईयर्स एंड 34 डेज़ के बाद। हर एक सैरोस साइकिल कब रिपीट होता है? 54 ईयर्स और 34 डेज़ के बाद। ठीक है, ये सैरोस सीरीज़ है। सैरोस साइकिल के बारे में बता दिया कितने साल का होता है, और सैरोस सीरीज़ जो है ये इतने दिन की होती है। ठीक है, तो ये साइकिल होता है हमारे सोलर एक्लिप्स का, कभी आपस में रिपीट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जिस दिन मैंने पहला लेक्चर करवाया था करंट अफेयर्स का, उसी दिन मैंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बता दिया था। फर्स्ट है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। बिल्कुल, ये इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और किसको इम्प्लीमेंट करती है? याद रखना, हमारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको भी इम्प्लीमेंट करती है। आयुष्मान भारत है उसको भी इम्प्लीमेंट करती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड है हेल्थ आईडी विल बी मैंडेटरीली इश्यूड टू ऑल सिटीजन्स। ये बिल्कुल गलत है। ये जो स्कीम है ये वॉलंटरी स्कीम है, आप चाहो तो इसको अडॉप्ट कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा ए, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। इसमें डीजी डॉक्टर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? आपको डीजी डॉक्टर प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री क्रिएट की जाएगी और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स भी रखे जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। हमें जीएसटी कंपनसेशन के बारे में पता करना है। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया जीएसटी कंपनसेशन की, आप लोन्स लो, हमारे पास पैसे नहीं है कोरोना के कारण, इसलिए ये न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ये हो गया कि 101 अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ लो कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अगर हम जीएसटी लाते हैं तो अगर आपको अगले 5 साल तक कोई रेवेन्यू का लॉस होता है तो जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू देगी। ये पहले जीएसटी जो था उसके में दिया, उसमें बोला गया था। ठीक है, सेकंड है द जीएसटी कंपनसेशन एक्ट सेज दैट द सेंटर हैज टू प्रोवाइड जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स व्हिच विल बी चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद रखना इस चीज़ को याद रखना कि वो चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई मैंडेटरी नहीं होगा, कोई ओब्लिगेट नहीं है गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए ही। इसके लिए एक अलग बनाया गया था जीएसटी कंपनसेशन फंड, इसके लिए अलग एक फंड बनाया गया जीएसटी कंपनसेशन फंड जो कि नॉन लैप्सेबल था। ठीक है, उसमें इसको रखा गया, ना कि इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसको नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं है, तो गवर्नमेंट सेंटर ओब्लाइज नहीं है देने के लिए। थर्ड है द कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड एज्यूमिंग 40% कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ ऑन द रेवेन्यू ऑफ 2015-16 लेवल टू दी। याद रखना जो इसमें दिया जाता है, वो जो रेवेन्यू दिया जाता है वो 2015-16 के लेवल का दिया जाता है, उसमें हर साल 14% की कंपाउंडेड ग्रोथ कर दी जाती है, उसके हिसाब से दिया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया देने से, तो आप बोलो कि गवर्नमेंट तो मैंडेटरी है। नहीं, गवर्नमेंट कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ओब्लिगेटेड नहीं है जीएसटी कंपनसेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। एरोसोल्स के बारे में हमें बताना है। देखो, अगर आप अभी पूछोगे कि जीएसटी काउंसिल के बारे में हमें कुछ बताना है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बारे में हमें कुछ बताओ, क्या होगा? बी आंसर हो गया। जीएसटी काउंसिल के बारे में हमें बताओ। तो देखो, जीएसटी अगर जो काउंसिल होती है उसके जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक
ठीक है। मेंबर्स में तो हर एक स्टेट के मेंबर आ जाते हैं, ठीक है, और वाइस चेयरमैन जो है उन्हीं मेंबर्स में से वो होता है, इलेक्ट होता है, ठीक है। याद रखना इसमें सेंटर की वोटिंग 1/3 होती है और जो स्टेट्स होते हैं उनकी वोटिंग 1/3 होती है, ठीक है। 1/3 वोटिंग पावर स्टेट्स के पास है, ठीक है। अब आ जाते हैं एरोसोल्स पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। मैं इसके नोट्स में ही इसको लिखवा रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 5-7 मिनट इसमें लगवा रही हूँ, आज इतना ज़्यादा टाइम चला गया कि मैंने इतना लंबा लेक्चर कोई भी नहीं लिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एरोसोल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एब्जॉर्बिंग और एक होते हैं नॉन एब्जॉर्बिंग। ये हीट एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बिंग में आते हैं जैसे कि सल्फेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, हीट एब्जॉर्बिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर जो नॉन एब्जॉर्बिंग होंगे, सल्फेट नाइट्रेट होंगे, वो क्या करेंगे, एरोसोल अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, जितने भी बाहर से जो शॉर्ट वेव आएंगे उनको क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। शॉर्ट वेव को क्या कर देंगे, वो स्कैटर कर देंगे, कहाँ स्कैटर कर देंगे, बैक टू द स्पेस। कहाँ कर देंगे, बैक टू दी स्पेस। इससे क्या होगा, वो जो हीट है वो हमारी अर्थ पे नहीं आ पाएगी, तो अर्थ की जो वार्मिंग नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, नेट कूलिंग हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर की, क्या हो जाएगी, नेट कूलिंग हो जाएगी हमारे क्लाइमेट की, ठीक है। याद रखना, नेट कूलिंग हो जाएगी हमारे क्लाइमेट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बिंग ये करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो एब्जॉर्बिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो आने वाली शॉर्ट जो रेडिएशंस होती हैं उनको क्या करते हैं, अर्थ के अंदर स्कैटर कर देते हैं किससे, इनसाइड अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर इसको स्कैटर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मतलब उसके अंदर ही स्कैटर कर देते हैं। तो वो जो एरोसोल्स है, जो हीट है वो अंदर ही घूमती रहती है, ठीक है, अंदर ही घूमती रहती है। तो क्या हो जाता है, उससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है मेनली गर्मी करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें वो मेनली गर्मी करती है, और जब गर्मी करती है तो इससे क्या होगा, अगर वो ही स्नो पे पड़ेगी, अगर वही जो रेडिएशन है वो स्नो पे पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो एल्बिडो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, एल्बिडो वो कम हो जाती है। अगर उसकी एल्बिडो कम हो जाएगी तो वो क्या करेगी, मेल्ट करेगी स्नो, ठीक है। तो वो स्नो क्या करेगी, मेल्ट करेगी, ठीक है। तो स्नो की मेल्टिंग भी कर देते हैं एब्जॉर्बिंग वाले। एक और टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं CCN, क्लाउड कंपनसेशन न्यूक्लियाई, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है, कंपनसेशन बोल रही हूँ, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई स्मॉल होते हैं और ज़्यादा क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, ज़्यादा क्लाउड्स की ड्रॉपलेट बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे क्लाउड्स बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में। और जब बाहर से सन की रेज आएंगी तो उन क्लाउड्स पे पड़ेंगी, और जब उन क्लाउड्स पे पड़ेंगी तो वो आने ही नहीं देंगे अर्थ के अंदर उन रेज को। अगर उन रेज को नहीं आने देंगे तो वो क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे कहाँ पे, हमारे स्पेस में, स्पेस में। इससे भी क्या होगी, हमारी कूलिंग होगी। देखो जो ये कूलिंग होगी ना, जो ये दोबारा रिफ्लेक्ट बैक जो कर रहे हैं स्पेस में, जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं जो हमारे क्लाउड्स, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फर्स्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट। और इसको और भी एक नाम से जाता है, क्लाउड एल्बिडो इफेक्ट। मतलब क्लाउड जो है वो दोबारा फेंक रहे हैं उसको बाहर, हीट को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट और क्लाउड एल्बिडो इफेक्ट। क्या आपको चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और देखो कि जो ये जब क्लाउड कंपनसेशन हो जाता है ना, तो जब ये छोटे छोटे क्लाउड बन जाते हैं तो ये जो है क्लाउड ड्रॉपलेट आपस में नहीं मिल पाती, ये बहुत सारी छोटी छोटी बन जाती है, लेकिन कोई एक बड़ी नहीं बन पाती। क्या हो जाता है, तो बारिश वाले वो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो बहुत देर से बनती है। जो रेन ड्रॉप्स हैं उनका जो साइज है वो लार्ज बहुत देर से होता है। अगर उनका लार्ज साइज बहुत देर से होता है, लंबा टाइम लगता है, तो जो क्लाउड की एल्बिडो होती है, वो लॉन्ग टाइम तक हो जाती है। क्लाउड जो एल्बिडो इफेक्ट दिखाते हैं वो टाइम उसका बढ़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वो एल्बिडो करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्लाउड लाइफ टाइम इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड लाइफ टाइम इफेक्ट। मतलब उसकी जो क्लाउड की है वो लाइफ टाइम इंक्रीज हो गई है, और इसको सेकंड इनडायरेक्ट इफेक्ट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो जो मैंने ये लिखा दिया ना, फर्स्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट मतलब डायरेक्ट क्लाउड स्पेस में भेजना, सेकंड वो बहुत देर से मतलब रेन ड्रॉप बनती हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं तब तक क्लाउड्स उन एरोसोल्स में घुल के। तो ये चीज़ होती है। देखो अभी मैंने बता दिया एब्जॉर्बिंग क्या काम करती है, नॉन एब्जॉर्बिंग क्या करती है, और जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है वो क्या क्या काम करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे नोट्स बना लेना इसको। अब हम देख लेते हैं, देखो इधर से थोड़ा सा है, अब हम देख लेते हैं। देखो इसको, इस आंसर को देखो। फर्स्ट है नॉन एब्जॉर्बिंग एरोसोल्स, ये रहे नॉन एब्जॉर्बिंग एरोसोल्स हैव ए नेट वार्मिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। इनका जो नेट जो है वार्मिंग इफेक्ट होता है। अभी बताया नॉन एब्जॉर्बिंग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे उन रेडिएशंस को, तो उससे क्या होगी, नेट कूलिंग होगी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इंक्रीज इन क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। अगर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, फॉर्मिंग एरोसोल्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोर
ज़्यादा बनेंगे बट स्मॉलर क्लाउड्स बनेंगे, ये भी बताया, स्मॉल बट मोर क्लाउड्स लीडिंग टू कूलिंग ऑफ अर्थ, इससे क्या होगी, कूलिंग होगी अर्थ की, अभी बताया क्लाउड विडो इफेक्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्लाउड लाइफ टाइम इफेक्ट भी बोलते हैं, तो इससे क्या होगी, कूलिंग होगी अर्थ की, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्बिंग एरोसोल होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, नॉन एब्जॉर्बिंग जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, क्लाउड कंडेंसेशन भी नॉन एब्जॉर्बिंग में ही आते हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना टाइम लगाया, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अब कभी भी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें क्या बता रखा है कि 7 में है कि हाउथीज़ जो है वो कहाँ पे हैं, हाउथीज़ जो हैं वो यमन में। अभी थोड़ी देर पहले आया था एक फूड क्राइसिस के बारे में, उसमें मैंने एक वर्ड बोला था हाउथीज़ रिबेल्स और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यमन में है। योगीर्स चाइना में ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। मधेशीज़ नेपाल में, बिल्कुल इंडिया के ये पीपल हैं और ये मेनली नेपाल में रहते हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट, नेपाल की गवर्नमेंट को इनके लिए मेडिएशन भी करती रहती है। फोर्थ है हीमा। हीमा याद रखना, हीमा जो है ये बांग्लादेश में नहीं है, हीमा और लैंडर, LENDER, हीमा और लैंडर अभी जो लड़ाई चल रही थी ये है कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कहाँ पे है ये, कॉन्गो में। हीमा एंड लैंडार, हीमा एंड लैंडू, सॉरी LENDU है ये, ठीक है, लैंडू, ठीक है, ये कहाँ पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। असम कीलबैक स्नेक के बारे में हमें बताना है, असम कीलबैक स्नेक के बारे में। इसमें बोला गया है कि ये जो है ये हमारे साउदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाया जाता है। याद रखना ये मेनली असम और अरुणाचल में ही पाया जाता है, और असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे ही पाया जाता है, ठीक है, और कहीं नहीं पाया जाता, साउदर्न इंडिया में ये नहीं पाया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड है दिस पर्टिकुलर कीलबैक डज नॉट बिलोंग टू जनरलाइज्ड कीलबैक स्नेक ऑफ इंडिया। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये जो कीलबैक की स्पीसीज है ये हमारी जनरल जो कीलबैक स्पीसीज है उनसे मैच नहीं करती है। 2018 में ये पाई गई है कहाँ पे, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में पाई गई है ये स्पीसीज, असम कीलबैक स्पीसीज। इसको एक्सटिंक्ट मान दिया गया था पहले तो, ठीक है, पहले तो इसको छोड़ दिया गया था कि कुछ नहीं है, ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर इसके बारे में बताऊं क्या है ये स्नेक, ये है नॉन विनोमस, जहरीला नहीं है, ठीक है। आयुषियन स्टेटस अगर की बात करें, आयुषियन स्टेटस का डेटा डेफिशिएंट, याद रखना डेटा डेफिशिएंट है, इसके बारे में अभी पता ही नहीं है कि कितनी है क्या है, ठीक है। एक यूनिक जीनस से बिलोंग करता है ये, मतलब इंडिया के जो जनरलाइज्ड है उससे ये बिलोंग नहीं करता, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, केवल और केवल असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे ही ये पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी करेक्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क, सबसे पहले ये टाइगर रिजर्व है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो ये है ये टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये जो है ये नागरहोल जो था ये कर्नाटका का 37वां टाइगर रिजर्व बना था। कहाँ पे, ये कर्नाटका में पहली बार 37वां टाइगर रिजर्व बना था 1999 में, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यस, ये बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, 1986 में, 1986 में। थर्ड है द काबिनी रिजर्वायर सेपरेट्स बांदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो ये है क्या बोलते हैं इसको, काबिनी रिजर्वायर है ये जो बांदीपुर और नागरहोल को सेपरेट करता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो इसमें हमारी करेक्ट हो जाती हैं। देखो नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1955 में, ठीक है, और ये नेशनल पार्क बना था हमारा 1988 में, और अभी बताया हमने बायोस्फीयर रिजर्व बना 1986 में, और अभी बताया ये टाइगर रिजर्व बना कब, 1999 में। याद रखना 55, 80 या 8, 99 ये याद रख लेना, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कितनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और याद रखना कि नागरहोल रिवर यहाँ से पास होती है, ठीक है, नागरहोल रिवर इस नागरहोल नेशनल पार्क से पास होती है, इसलिए इसका नाम नागरहोल है, ठीक है। और तो आपने सारी चीज़ें देख ली, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, गरीब कल्याण योजना के बारे में। गरीब कल्याण योजना अभियान क्या है? सबसे पहले इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ, देखो अभी क्या हो गया ना, बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में गए, तो उसके लिए जहाँ जहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन गई, जहाँ जहाँ पे लेबरर्स गए, वहाँ की गवर्नमेंट ने गरीब कल्याण योजना चलाई, ठीक है, गरीब कल्याण योजना चलाई। तो ये चीज़ देखना कि हर एक स्टेट में माइग्रेंट लेबर्स नहीं गए हैं, मैक्सिमम जहाँ पे गए हैं वहाँ पे चलाई गई है। मेनली 6 स्टेट इसमें कवर है, ऑल स्टेट इसमें कवर नहीं है, इसमें मेनली 6 स्टेट्स कवर हैं। उन 6 स्टेट्स में कौन सा आता है, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे मेन ये स्कीम चलाई गई है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 125 डेज की है। कॉर्पस कितना है इसका, 50,000 करोड़ का इसका कॉर्पस है, ठीक है। 6 स्टेट में की गई है। रूरल और जो रिटर्निंग माइग्रेंट है वो इससे बेनिफिट होंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि विलेजेस में जो है कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र से इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। कौन से, कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र से इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी और जो फर्स्ट है वो है हमारी इनकरेक्ट। तो देखो आज फिर से
से हमने 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन और हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे नवंबर के करंट अफेयर्स का हमारे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, जितने हमें लग रहे थे कि आ सकते हैं। अब की बार हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन और जो हमारा साइंस का इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो हमने इस बार ज़्यादा करवाया, क्योंकि लास्ट 2 में हमने वो करवाया नहीं था। ठीक है, तो यही है कि हमें जो क्वेश्चन लग रहे हैं वो आज हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके तो प्लीज़ बता दिया करो कि आपको किस चीज़ पे लेक्चर चाहिए, किस चीज़ पे नहीं चाहिए, आपको किस पेन से सही लग रहा है, क्या मैं ब्लू ही पेन यूज़ करूँ या फिर ग्रीन पेन भी मतलब रख सकती हूँ। सो इसी नोट पे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। पेपर बहुत नज़दीक है, अगर आपने स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देने तो वो तो और भी ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, सो इसी नोट पर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।